हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के अंतर्गत आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार। भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार, इसके अंतर्गत हम लोग आज की क्लास अंतिम क्लास होगी ग्राम समाज और ग्राम विकास के लिए। आपको टोटल 18 क्लास मिले हुए हैं और ये 18 क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप 1 से लेके 18 तक की क्लास को क्या करिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप अपना पर्सनल नोट्स बनाइए। उसके बाद अपने नोट्स से क्या करेंगे, पढ़िए। जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको अभी हम क्या करवाएंगे, इस क्लास के बाद ही लाइव आकर 150 प्रश्न वो करवाएंगे जो पिछले साल के एग्जाम में आ चुके हैं ग्राम समाज ग्राम विकास के अंतर्गत। तो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत जो भी 150 प्रश्न, टॉप 150 प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, वो हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। क्लियर है? तो यदि आप लोग लाइव क्लास बनने के बाद देखेंगे क्लास, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ ये जो 150 प्रश्न है, आपको इससे क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा जो भी पढ़ाया गया है क्या वो सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है। यदि सिलेबस के अंतर्गत मान लीजिए तो है ही, लेकिन क्या आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये तो 18 क्लास आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इससे ज़्यादा ग्राम समाज और ग्राम विकास में नहीं पढ़ना, तो लेकिन मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। अब ये है कि आपको सिर्फ 18 क्लास के बाद क्या करना है, एक तो आपको इसके बाद 2000 प्रश्न जो हैं वो क्या करवाए जाएंगे, क्विक रिवीजन। पहला हमने बताया कि 150 प्रश्न आपको मैं विस्तृत सहित व्याख्या सहित मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि 2000 प्रश्न जो हैं वो आपको क्विक रिवीजन कराए जाएंगे। आप ये 18 क्लास करने के बाद यदि आप को लगता है कि आपका कुछ छूटा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक नए सिरे से एक नए तरीके से ग्राम समाज और ग्राम विकास को पूरा कंप्लीट आपको क्लास इसी 10 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये हो गई, ये तो बात हो गई, कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी क्योंकि इतने दिनों बाद जो है क्लास चल रहा है। तो आज की एक क्लास में हम लोग भूमि व्यवस्था से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको भी लास्ट में देखेंगे। तो क्लास में जब तक आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास में क्या है कि आपको अभी क्या कराया जाएगा, प्रश्न कराया जाएगा, इसके बाद हम आपको प्रश्न करवाएंगे। तो क्लास में जब तक बने रहें अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप उसको नोट कर लीजिए। और लास्ट में अभी हम 10 से 15 प्रश्न को देखेंगे और यही प्रश्न देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और क्या आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार से संबंधित चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ेंगे, लैंड्स रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इरा, इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है इजारेदारी व्यवस्था और उसी के अंतर्गत पंचसाला और सालाना बंदोबस्त पढ़ना है। उसके बाद हमको स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजारेदारी व्यवस्था की, है ना, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इजारेदारी प्रथा जो है वो क्या है और उसी में पंचसाला बंदोबस्त और ये जो आपका सालाना बंदोबस्त ये क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग आए और वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। किसने की? इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग ने ही इजारेदारी व्यवस्था की जो है प्रारंभ की। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ कि इजारेदारी व्यवस्था चली, तो जो 5 सालों के लिए चलाया गया जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 5 सालों के लिए ठेका दे दिया गया कि 5 सालों के लिए आप क्या करेंगे, राजस्व वसूलेंगे। तो जो 5 सालों के लिए जो राजस्व वसूला गया वो उसे कहा गया पंचसाला बंदोबस्त और उसके बाद 1 साल के लिए कर दिया गया। उसके बाद कब कर दिया गया? 1 साल के लिए कर दिया गया। इसका मतलब आप समझिए, सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत आपको क्या चलाया, पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया और उसके बाद 5 साल तक ये चला। 5 साल तक चला मतलब क्या, 1777 तक चला। 1777 तक चला। तो उसके बाद क्या है कि ये 1777 में इसको क्या कर दिया गया, एनुअल कर दिया गया, मतलब 1 साल के लिए क्या किया गया। मतलब ये कि अब ये हो गया था
कि अब हम लोग क्या करेंगे, 1 साल के लिए टैक्स वसूलेंगे, जो भी वसूलना है, जो भी राजस्व लेना है हमको 1 साल के लिए लेना है। तो वहाँ पर होता क्या है कि तो जो 1 साल का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल सेटलमेंट कहते हैं, या तो फिर उसे कहते हैं सालाना बंदोबस्त। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया पंचसाला बंदोबस्त किस प्रथा के अंतर्गत आती है, किस व्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो वो इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत। इजारेदारी प्रथा किसने शुरुआत की, तो वो वारेन हेस्टिंग ने शुरुआत की सन 1772 में। 1772 से 5 सालों के लिए चला आपका पंचसाला व्यवस्था, और उसके बाद 1777 से लेके 1 साल तक के लिए क्या चला, मतलब एक साल के लिए सालाना व्यवस्था चलने लगा। इतना चीज़ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सन 1784 ईस्वी में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। कब आता है भाई, 1784 ईस्वी में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या कहा जाता है कि आप क्या करें, मतलब कंपनी को कहा जाता है कि आप जो भी राजस्व वसूल रहे हैं उसमें क्या करें कि आप कोई स्थायी चीज़ सर्च करिए, स्थायी चीज़ की भू प्रबंध करिए, जो भी भूमि की प्रबंध करना है उसे स्थायी करने की कोशिश करिए। ये सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और इसके लिए क्या हुआ, स्थायी भू प्रबंध की बात की गई, तो 1784 में कही गई। और 1786 में जो है वो आते हैं कार्नवालिस। कौन आते हैं, कार्नवालिस आते हैं। 1786 में कार्नवालिस आते हैं और इन्होंने काम शुरू कर दिया। किस पे काम शुरू कर दिया, भू स्थायी प्रबंधन के बारे में, उसके विषय में चर्चा होने लगी, काम अपना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, कार्नवालिस आए थे 1786 में, कार्नवालिस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं एक बोर्ड का गठन करना चाहता हूं, और उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया। उस बोर्ड का नाम क्या था, रेवेन्यू बोर्ड। क्या नाम था, रेवेन्यू बोर्ड। तो उन्होंने एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। किस लिए गठन किया रेवेन्यू बोर्ड का, भू राजस्व व्यवस्था के लिए। भू राजस्व व्यवस्था के लिए उन्होंने एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। और इसमें बहुत सारे सदस्य थे, और इसमें 2 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो थे ये आपके जॉन सोर, और एक आपके थे जेम्स ग्रांट। ठीक है, अब चर्चा शुरू हो जाती है। बोर्ड बन गया, कार्नवालिस ने बोर्ड बनाया, और इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। और इस पर जब चर्चा शुरू हो जाती है तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। ये जो जॉन सोर हैं और ये जो जेम्स ग्रांट हैं, इन दोनों में विवाद हो जाता है। क्या विवाद हो जाता है, जॉन सोर कहते हैं कि आप जो भी कृषि का ज़मीन है, वो जैसे वो पहले आप देखेंगे कि राजा महाराजा जब रहते थे तो जो ज़मीन होता था वो राजा महाराजा के अंडर में रहता था ना। जो कृषि का ज़मीन होता था वो राजा महाराजा के अंडर में रहता था। उसी तरह से इस समय भी था यही। तो जॉन सोर का कहना था कि आप जो भी ज़मीन है वो ज़मींदार उस पर राजस्व वसूलेगा, और ज़मींदार ही के अंडर में ही रहेगा वो ज़मीन, है ना, ज़मींदार के अंडर में रहेगा। और उसके बाद जेम्स ग्रांट का कहना था नहीं, जो भी ज़मीन है, जो भी कृषि योग्य ज़मीन है, उस पे सरकार का ही हक रहेगा, भले वो ज़मींदार वो अपना राजस्व वसूले। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और जो चर्चा ये रेवेन्यू बोर्ड का चलता रहता है, बहुत लंबा चला जाता है, बहुत ही विचार मंथन होता है। और जब बहुत ही विचार मंथन हो गया तो सन 1790 में, लगभग देखिए अब 4 साल हो गए, सन 1790 में कार्नवालिस ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बहुत लंबा सोच विचार चला था। उन्होंने कहा कि बंगाल में 10 साल के लिए हम क्या लगाएंगे, 10 वर्ष के लिए या 10 साल के लिए हम क्या लगाएंगे, लगान लगाएंगे। और ये जो 10 साल की लगान लगाएंगे वो स्थायी होगा। मतलब ये कि एक टैक्स फिक्स करेंगे, एक राजस्व लेने के लिए एक टैक्स, एक कर फिक्स करेंगे, और उसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लेंगे, और वो 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसमें आप जमींदार को ही मालिक बनाइए। ठीक है, जमींदार ही इस कृषि के जमीन का मालिक होगा और वही टैक्स वसूलेगा। तो यहां से एक प्रश्न उठ के आता है कि बंगाल में ही सबसे पहले क्या है कि 10 साल के लिए जो भी व्यवस्था बनाएगी स्थायी बनाई गई, 10 साल के लिए 10 वर्षीय लगान व्यवस्था शुरू हुआ। तो सन 1790 ईस्वी में ये कहते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। सन 1793 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
सन 1793 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, 22 मार्च को, सन 1793, 22 मार्च 1793 में इसी व्यवस्था को क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और ये लागू कर दिया जाता है क्या, कि स्थायी कर दिया जाता है। अब जब ये स्थायी कर दिया जाता है तो इसी का नाम हो जाता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्या नाम हो जाता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसी का नाम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इजारादारी जो प्रथा थी वो किस तरह से धीरे धीरे आकर चेंजेस हुआ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। अब इसके नाम कई हैं, तो नाम को भी याद रखना है, परीक्षा में आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले इस्तमरारी व्यवस्था, इसी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहते हैं। इसी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी कहते हैं, जागीरदारी कहते हैं, और मालगुजारी प्रथा जो है इसी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहते हैं। तो ये नाम जो है, ये आप नाम याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया, चलिए बताइए कि इस्तमरारी व्यवस्था में कितने साल के लिए जो है स्थायी किया गया। अब आपको पता रहना चाहिए ना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी कहते हैं, तब ना आप बताएंगे 10 सालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है और जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इन तीनों को हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे है इजारेदारी प्रथा। क्या है, इजारेदारी प्रथा। और इजारेदारी प्रथा में इसको फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिंग सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो हमने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें क्या हैं, लिखी हुई हैं। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। कब, उसके बाद 1772 में लगान वसूली के लिए पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई, जिसमें पंचसाला व्यवस्था कहा गया। और 1777 से 5 वर्ष के स्थान पर 1 वर्षीय ठेके की व्यवस्था कर दी गई, जिसे क्या कहा गया, सालाना बंदोबस्त कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, और उसी के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने का क्या मिला, सुझाव दिया गया। और उसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आता है और भू राजस्व व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक बोर्ड, एक कमेटी का गठन करता है, रेवेन्यू बोर्ड की गठन करता है। और यहाँ पे हालांकि हमने आपको बताया कि जॉन सोर और जेम्स ग्राउंड किसी भी खास निष्कर्ष पर नहीं निकल पाए थे। क्यों नहीं निकल पाए थे, क्योंकि विवाद हो गया। और जब ये नहीं निकल पाए तो बहुत ही लंबा सोच विचार चला, और उसके बाद कॉर्नवालिस ने क्या किया, भू राजस्व की एक नई व्यवस्था को बंगाल में लागू किया। उसने सन 1790 में वार्षिक लगान की, जो वार्षिक लगान तो चल ही रहा था, है ना, ये सालाना बंदोबस्त तो चल ही रहा था। वार्षिक लगान के स्थान पर क्या किया कि जमींदारों के माध्यम से 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था की, जमींदारों के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सन 1793 में 22 मार्च 1793 को इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। अब इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर भी हो गई होगी। आप लोग अपना नोट्स तैयार कर रहे हो तो उसमें लिख लीजिए। इतनी बात क्लियर होने के बाद आपको एक बात समझनी है कि इजारेदारी प्रथा जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हमको एग्जाम में देखिए वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। हम MA BA का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि उसमें एकदम पूरा विस्तार से जान जाए कि हाँ क्या 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 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो फैक्ट है बस वही जानना है। आपके 25 नंबर आने वाले हैं ग्राम समाज ग्राम विकास से, 1-2 प्रश्न इससे आ जाएंगे, और वो प्रश्न कौन कौन से होंगे, इसी में से आएगा प्रश्न, इससे बाहर आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने सभी फैक्ट को जो एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी फैक्ट को लगभग मैंने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। तो इसके ये तो हो गया आपका इजारेदारी व्यवस्था। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अभी हमने बताया कि 22 मार्च 1793 को लागू हुआ, है ना। किसने, कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने। उन्होंने तो रेवेन्यू बोर्ड बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1793 को अपना सुझाव दे दिया कि ठीक है चलिए पास कर दिया जा रहा है आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, और उसको परमानेंट सेटलमेंट इससे को इंग्लिश में कहते हैं। और 1793 ईस्वी में 22 मार्च 1793 ईस्वी में इसको लागू किया। दूसरी देखिए फैक्ट के रूप में है, तो इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। दूसरी चीज, भूमि का स्वामी का जमींदार। भूमि का स्वामी कौन होता था, जमींदार ही होता था। जैसा कि हमने बताया कि भूमि का जो स्वामी होता था, जो कृषि जिस पे की जाती थी, उसका जो मालिक होता था वो जमींदार होता था, और वहीं अपना टैक्स वैक्स देखता था। क्लियर है, सरकार नहीं होती थी, जो कंपनी थी वो नहीं होती थी। अब देखिए कंपनी, अब ये व्यवस्था कहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर कंपनी का शासन होगा। जिस भारत में जो भी क्षेत्र है, ये पूरा मान लीजिए भारत हो गया, इस भारत में जो भी क्षेत्र है जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो भी
जमीनें आएंगी उसी पर तो वो अपना अधिकार जमाएंगे, वहीं से तो वो राजस्व वसूलेंगे। तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सरकार का मतलब जो कंपनी था, कंपनी पर कोई हस्तक्षेप नहीं था, सीधे जमींदार उसका मालिक होगा उस जमीन का, जमींदार हमको इतना अपना टैक्स देगा, टैक्स भी फिक्स था कि इतना टैक्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और ये याद रखिएगा, भूमि का स्वामी कौन होगा? कंपनी नहीं होगी, ब्रिटिश शासन नहीं होगा, कौन होगा? जमींदार होता था। किसमें? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। आगे देखिए, लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया था, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि स्थायी है तो लगान जब तक है तब तक स्थायी होगा कि हमको बस इतना ही लगान चाहिए, आप हमको दीजिए। कौन देगा? जमींदार कंपनी को देगा, ब्रिटिश को। ठीक है। उसके बाद 1/11 भाग जमींदार को। अब इसमें जो भी राजस्व वसूला जाता था उसमें 1/11 भाग किसको दिया जाता था? जमींदार को। एग्जाम में पूछा है कई बार प्रश्न। अब यहाँ से आपको एक डाउट मिलेगा जो कि बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया रहता है, तो वहाँ से ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं आपकी किताबों में दिया रहेगा 1/10 और 9/10। मतलब ये कि यहाँ पर जमींदार को कितना दिया जा रहा है? जमींदार को दिया जा रहा है 1/11, मतलब कंपनी या ब्रिटिश को कितना दिया जाएगा? 10/11। जो भी टैक्स वसूला जाता था, राजस्व वसूला जाता था, उसका इतना भाग। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा जमींदार को 1/10 और कंपनी को 9/10 मिलेगा। तो इस तरह से जब आपको मिलेगा तो आप देखिए प्राथमिकता किसको देनी है, ये आप एनसीईआरटी से पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका 1/11 और 10/11 दिया हुआ है, तो आप इसको ही प्राथमिकता देंगे। मतलब आप के एग्जाम में यही पूछेगा। लेकिन हमने आपको ये भी बता दिया, कई बहुत सारी किताबों में 1/10 और 9/10 भी दिया हुआ है, तो इसमें थोड़े से एरर आ जाता है ना। जब परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है दोनों के मान में। लेकिन आपको 1/10 और 1/11 और 10/11 को ही मानना है। एग्जाम में यदि आ जाता है तो आप इसको फॉलो करिए, यदि ये नहीं है 1/11 का तो। क्लियर है। तो जमींदार को कितना टैक्स का कितना भाग दिया जाता था? 1/11 और कंपनी को 10/11 दिया जाता था। उसके बाद लगान वसूली पर सरकारी खर्च समाप्त। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई तो बीच में देखिए, जब एक तो ये कंपनी हो गई, अब बीच में जमींदार था और ये कृषक वर्ग थे। अब इसका मालिक, कृषि का, ये जमीन का मालिक कौन था? जमींदार था, और यही अपना टैक्स वैक्स वसूलता था और सीधे कंपनी को देता था। इसका मतलब इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि एक संस्था थी, एक बोर्ड था, एक कमेटी था, जो कि क्या करती थी? जमींदारों से संपर्क करता था, जमींदार उससे वसूलता था। जब जमींदार उससे वसूला तो वो बीच में प्रशासनिक कार्यों के लिए अब कंपनी उसको भी खर्चा दे, जो बोर्ड है, जो समिति है ये। अब इसको जब खर्चा देगी तो वो अपना खर्चा बचा ना। जब ये इसको हटा दिया गया तो ये जब जमींदार वसूला तो ये सीधे कंपनी को दे रहा है, तो बीच से बिचौलिए समाप्त हो गए थोड़ा सा। तो जो भी बीच में थे उनका जो प्रशासनिक खर्चा होता था, अब उन्हें कहाँ लगा दिया गया? प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया जाएगा। तो जो भी उनका प्रशासनिक खर्चा होता था उस समय में, तो वो तो बचा ही। तो वही कहा जा रहा है कि लगान वसूली पर जो सरकारी खर्च होती थी वो समाप्त हो गया। क्लियर है। उसके बाद भूधृति व्यवस्था। देखिए भूधृति व्यवस्था जो है, ये जो भूधृति व्यवस्था, ये भू राजस्व से संबंधित ही एक शब्द है। आप चाहे भू राजस्व व्यवस्था कहिए, चाहे आप भूधृति व्यवस्था कहिए, वही है। लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर क्या होता है, कहीं कहीं स्थानों पर आपको भूधृति व्यवस्था में क्या होता है कि आपको क्या मिलता है? उप जमींदारी सिस्टम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उप जमींदारी सिस्टम मिल जाता है। और उप जमींदारी सिस्टम का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई जमींदार है और उसके पास इतनी कृषि है, जो कृषि के अंतर्गत जमीन है, तो वो इस पर टैक्स वसूलता है, राजस्व वसूलता है। लेकिन करता क्या है कि ये कहता है कि अब इतना उससे संभाला नहीं जाता है, तो वो किसी और जमींदार से संपर्क करता है और कहता है कि आप इतने भाग का वसूली करिए। तो इसी को क्या उप जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। और इसी के लिए क्या भूधृति व्यवस्था भी प्रयोग किया जाता था। हालांकि आप देखेंगे ये भी राजस्व वसूलने से ही संबंधित है। तो इसलिए जो भूधृति व्यवस्था होती थी वो जो यूज होता था, ये जो यूज होता था राजस्व वसूलने से ही वसूल होता था, मतलब उसका उससे संबंधित ही ये नाम था। क्लियर है। चलिए आगे देखिए सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, अब ये देखिए बहुत सारे अपवाद हैं। कई विद्वान कहते हैं कि इसका कोई लिखित वर्णन है नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन इस नियम को जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग जान लेते हैं।
तो सूर्यास्त का नियम ये होता है, जो भी ये कंपनी हो गई, ये आपका जमींदार हो गया, ये आपका कृषि वर्ग हो गया, तो जो जमींदार है उसको एक समय में यदि वो अपना वसूल कर इससे कृषि से किसानों से कृषक लोगों से टैक्स वसूल कर राजस्व वसूल कर कंपनी को यदि उस दिए गए समय में नहीं दे पाती थी तो उसको जमींदारी व्यवस्था से समाप्त कर दिया, हटा दिया जाता था, उसे जमींदारी पद से हटा दिया जाता था। तो यही से उसको क्या कहा जाता है, सूर्यास्त नियम कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है 19% भूमि पर। 19% भूमि पर इसका मतलब क्या है, आप अभी इसके बाद जो व्यवस्थाएं पढ़ेंगे रैयतवाड़ी महालवाड़ी में, कहीं आपको 50% मिलेगा तो कहीं 30% मिलेगा, कहीं 19% मिलेगा। तो ये है क्या, हमने बताया ये जो आप जमीन देख रहे हैं भारत की, जहां पर भी ब्रिटिश शासन है, जहां पर भी ब्रिटिश शासन है, मतलब वहां पर जहां पर ब्रिटिश अधिकार करके अपना शासन कंपनी चला रही है, तो वहां पर जो भी राजस्व वसूले जाएंगे उनके क्षेत्र में, तो मतलब जितने भी क्षेत्र है उसके 19% भाग पर ही, 19% भूमि पर ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखिएगा कितने प्रतिशत भाग पर, 19% भाग पर ये जो है लगाई गई टैक्स, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लगाई गई। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड और है, एक टर्म क्या है कि जमींदार के लिए उत्तराधिकारी व्यवस्था। इसमें क्या था कि अब ये याद रखिएगा 19% वाला, उसके बाद क्या था कि जमींदार की मान लीजिए बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या, तब क्या करना पड़ता, कुछ नहीं था, बस उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई थी। उससे कंपनी से कोई मतलब नहीं था कि आप जाइए कंपनी में ये फाइल भरिए, ये बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधे सीधे उसका जो बेटा होता था, उसका उत्तराधिकार जो होता था, वो अपना काम पे लग जाता था। पिता के मृत्यु के बाद बेटे के जो है पद फिक्स था कि अब आप जमींदारी करेंगे। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां कहां पर लगाया गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। हमने आपको बताया कि 19% भूमि पर लगाया गया। अब यदि 19% भूमि पर लगाया गया तो 19% भूमि पर कहां पर लगाया गया, एक तो बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर खंड में, और उसके बाद उत्तरी कर्नाटक में, इतने जगहों पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की गई। ठीक है, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कि जमींदार ही रैयत को पट्टे जारी करेगा और उसमें दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख करेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं और लगभग कई जमींदार थे जो ऐसा नहीं करते थे। यहाँ पर यह बात कही गई कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, अब देखिए ये क्यों कहा गया, क्योंकि कंपनी को पता था कि जमींदार हो सकता है, हम सपोज दैट मान लीजिए कि हम 10% कहा कि आप टैक्स लीजिए और जमींदार कितना वसूल रहा है, 20%, 30% वसूल रहा है। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत कि आप जो भी रैयत का मतलब याद रखिए कि रैयत का मतलब होता है किसान या कृषक वर्ग या प्रजा, जो भी है ना, किसान, कृषक, प्रजा, जो भी, तो रैयत जो भी थे तो जमींदार ही रैयत को जो भी पट्टे पर देते थे और जो भी चीज़ें होती थी उन दोनों के मध्य में वो एक ऐसा समझिए कि एक किताब हो, रजिस्टर हो, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखिएगा कि किससे कितना वसूल किया गया, किससे कितना लिया गया। तो अब यहाँ पे ये कानूनी अधिकार था, लेकिन जब ये ऐसी बात आई तो कोई भी जमींदार ऐसा काम करता ही नहीं था। रीजन इसका ये था कि यदि वो ऐसा काम करते तो वो कानून के अंतर्गत आ जाता और तब वो बाध्य हो जाते। जैसे कंपनी कहता 10% वसूलना है तो वो बाध्य हो जाते, वो 10% ही वसूलेंगे। जब वो बाध्य हो गए तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से उनका पेट चलेगा, इसलिए वो क्या करते थे, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं करते थे और वो अपने मन का मतलब टैक्स वसूलते थे। कंपनी से कोई मतलब था ही नहीं, बस कंपनी कहती है हमको इतना टैक्स लेके आके दीजिए, इतना भाग आपका, इतना भाग मेरा, वही चीज़ बढ़ जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक जो है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। किसको माना जाता है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। क्लियर है। उसके बाद सन 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में कैप्टन रीड ने पहली बार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। याद रखिएगा कहाँ, बंगाल में, मद्रास में। मद्रास के कहाँ, 12 महल जिले में किसने, कैप्टन रीड ने सन 1792 ईस्वी में पहली बार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। 1820 में पूरे मद्रास में लग गया और ये मुनरो के गवर्नर मुनरो जो कब तक थे, 1820 से 1827, याद रखिएगा।
एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, सभी टर्म्स जितने भी हैं सबसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे तब जाकर देखेंगे कि किस तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी तो आप फैक्ट देखते रहिए। 1820 में पूरे मद्रास में मुन्रो ने लगाया, उनका जो शासनकाल था 1820 से 1827 तक था। इनका भारत में ही मृत्यु हो गया था और उसके बनने के बाद मतलब जब मुन्रो बने थे तब। ठीक है, 1825 में याद रखिएगा, ये याद रखिएगा 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में गवर्नर माउंट स्टुअर्ट और एल्फिंस्टन 1819 से 27 तक का कार्यकाल था, इन्हीं के प्रयासों से लागू किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था, मुंबई प्रेसिडेंसी में लगाया था किसने, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ठीक है, कब, 1825 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि 1858 तक अन्य क्षेत्रों में, इसके बाद कहाँ कहाँ लागू हुआ, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। मतलब यदि अब आपसे एक पूछ दिया जाए कंप्लीट कि बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लगी थी, तो आपका यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर लगी। एक तो आपका हो गया यहाँ पे मद्रास, एक हो गया आपका बम्बई, एक हो गया पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। इन सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न कि ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू हुआ। अभी हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को देखा, वो 19% भूभाग पर, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि 30 वर्ष बाद ही किसी दर की समीक्षा की जाएगी। इसमें यह कहा गया कि जैसे मान लीजिए 10 सालों के लिए, पिछले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था, 10 सालों के लिए एक टैक्स लगा दिया गया, 10 सालों के बाद समीक्षा की जाती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इसमें 30 साल बाद जो है समीक्षा की जाएगी। यदि एक बार टैक्स लगा दिया गया कि आप 10% 20% जो भी वसूल कर दीजिए हमको, उसमें क्या था कि इसमें 30 वर्ष बाद ही समीक्षा की जाएगी। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था, अब ये क्या है भाई, महाल का मतलब क्या होता है ये हमको आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर आप ये जानिए कि सबसे पहले आपको सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है कि 1819 में सर्वप्रथम प्रस्ताव हाल्ट मैकेंजी ने रख दिया। किसकी प्रस्ताव, किसी चीज़ की प्रस्ताव दिया होगा, किसकी, महालवाड़ी व्यवस्था की, है ना। उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, लगान के निर्धारण के लिए गांव समुदाय या ग्राम समुदाय को इकाई माना जाए और निर्धारित लगान वसूल करने का दायित्व तो गांव के मुखिया या लंबरदार को दिया जाए। अब देखिए इसमें क्या था, ये तो फैक्ट लिखा हुआ है, ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में चीज़ें क्या थी, देखिए आ गए हमारे हाल्ट मैकेंजी, ये हाल्ट मैकेंजी आ गए। कब आए, 1819 में। इन्होंने कहा महाल का मतलब, अच्छा हमने आपको बताया महाल का मतलब क्या होता है। महाल का मतलब होता है गांव, कोई गांव या ग्राम समुदाय, ग्राम समुदाय। महाल का मतलब होता है ग्राम होता है या गांव, ग्राम समुदाय, ये सभी चीज़ें महाल के अंतर्गत आती हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि जितनी भी गांव की भूमि है उनका सर्वेक्षण करिए। क्या करिए, सर्वेक्षण करिए, और उसके बाद उस गांव में जो भी सर्वेक्षण करिए, देखिए कि किस व्यक्ति की कितनी भूमि है, उसको आप लोग पता करिए और उसका ब्यौरा रखिए। जैसे आप देखिए क्या होता था गांव में, पहले मान लीजिए ये एक गांव है, किसी का एक ज़मीन यहाँ पर है, तो किसी का एक ज़मीन यहाँ पर है ना, इस तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे समझिए किसी का एक ज़मीन यहाँ पर है, किसी का एक ज़मीन यहाँ पर है। यदि उसको खेती करनी होती तो एक बार यहाँ पर जुताई करेगा और एक बार जुताई यहाँ पे करेगा, तो उसको दो जगह जब सिंचाई करनी होगी तो दोनों जगह करनी होगी, तो उसको क्या होता था, परेशानी होती थी, उसको परेशानी होती थी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए उन्होंने कहा कि अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप चकबंदी भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तो बात ये कहा गया कि आप सर्वेक्षण करिए, सर्वेक्षण करेंगे तो जो भी भूमि होगा जिसके अंतर्गत, उसको आप ब्यौरा करिए कि क्या क्या किनके पास कितना ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर है, उनके चकों को ध्यान पे रखिए। उसके बाद क्या किया जाए कि गांव का जो मुखिया हो, जैसे आजकल प्रधान है,
तो गांव, एक गांव है, उस गांव के इस गांव के अंतर्गत जो इस गांव का प्रधान है, मुखिया है, उसी से कहिए कि आप पूरा टैक्स वसूल करिए और आप हमको दीजिए। तो यही चीजें होती थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यही था। और इसका एक बात याद रखिएगा, जो भी एक गांव का जो भी टैक्स वसूलता था उसे कहा जाता था लंबरदार। क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था, है ना। आज गांव के मुखिया को मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं, लेकिन पहले जो टैक्स वसूलता था, है ना, जो राजस्व वसूलता था, उसे क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था। ठीक है, ये तो उन्होंने बात की 1819 में उन्होंने बात की, लेकिन 1822 में मैकेंजी के प्रस्तावों को कानूनी रूप दे दिया गया। ठीक है, 1822 में मैकेंजी के प्रस्ताव को कानूनी रूप दे दिया गया। और इसमें जो भी राजस्व था, जो भी भूमि टैक्स था, भूमि कर, वो भूमि कर कितना रखा गया? 4/5 निश्चित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद विलियम बेंटिंग आते हैं 1833 में, और उन्होंने कहा अपने अधिनियम के अंतर्गत, जो नया भी अधिनियम उन्होंने लगाया, कि भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना होना चाहिए भाई? 2/3। तो दो चीजें थी, एक 4/5 याद रखना है आपको मैकेंजी के समय, और उसके बाद विलियम बेंटिंग के समय 2/3 याद रखना है। दो चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे इसकी अवधि कितनी कर दी गई? 30 वर्ष कर दी गई। तो इसकी भी अवधि 30 वर्ष थी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक प्रश्न, ये जो रेड कलर से, इसको ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा है कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने ही क्या किया था? क्रियान्वित किया था। इस व्यवस्था को मार्टिन बर्ड और किसने? जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया था। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था में जो भी मार्टिन बर्ड हैं, भू राजस्व व्यवस्था के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अब ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है कहाँ कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी व्यवस्था आपका जो है वो उत्तर भारत में कहाँ? आगरा, अवध, मध्य प्रांत, है ना। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ जिलों के अलावा भी पंजाब में भी कुछ जिलों भागों में लागू की गई थी। मतलब पंजाब में, दक्षिण भारत के कुछ जिलों में लागू की गई, आगरा में, अवध में और मध्य प्रांत में भी लागू की गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया? 30% भूमि। तो आप देखिए यहाँ पे कहा रहा ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा? ध्यान से एक बार सभी को देख लीजिए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था? 19%। ब्रिटिश सरकार की जो भूमि है उस पर 19% जो है भाग पर व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लगाया गया। उसके बाद आता है आपका रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी है वो कितने पे लगाया गया? ध्यान से देखिए, देख लीजिए, रैयतवाड़ी कितने पे लगाया गया? 51% भाग पे। कितने भाग पे? 51% भाग पे लगाया गया। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके तो सामने ही है कि जो महालवाड़ी है, महालवाड़ी वो किस पे लगाया गया? महालवाड़ी लगाया गया 30% भूमि पे। तो ये जो है याद रखिएगा कहाँ कहाँ लगाया गया, ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपके भूमि व्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमि सुधार। क्या देखेंगे? भूमि सुधार। देखिए, भूमि सुधार से सीधे सीधे आपको फैक्ट ही पूछा जाता है ना। एक महान विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन और संस्थागत पुनर्गठन है। तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो कभी पूछता है तो आप याद रखिएगा। चलिए, अब भूमि सुधार के अंतर्गत क्या चीजें हैं उसकी थोड़ी सी विशेषताओं पर भी हम लोग नजर डालेंगे। अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए एक गांव है, उसकी थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, 3 चीजें थी। जब ये 3 चीजें थी तो उसके ये 3 जगह पे उसकी जमीन थी। तो जब भी खेती करना होगा तो वो 3 जगह करेगा, 3 जगह सिंचाई करेगा, 3 जगह जुताई करेगा, 3 जगह बुआई करेगा। अब उसके बाद कहाँ की भूमि उसकी ऊसर वाली भूमि निकल गई, कहीं की उपजाऊ है, कहीं की नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया कि आप भूमि सुधार करिए। भूमि सुधार का मतलब कृषि को, जो कृषक वर्ग है उसको एक कृषि करने का एक अच्छा माहौल देना, उनको जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करना, किसानों की तकलीफों को दूर करने के लिए भूमि सुधार किया गया। मतलब ये कि जो भी उपजाऊ है, उपजाऊ जमीन है, उसको बढ़ाना और उपज को बढ़ाना भूमि सुधार के अंतर्गत। तो यहाँ पर
जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके समय अधिकांश कृषि क्षेत्र में वास्तविक काश्तकार और भूमि के स्वामी के बीच मध्यस्थों की एक बड़ी सेना विद्यमान थी। जो भी चीज़ें, अभी यहाँ पर इसको समझाते हैं, जो भी चीज़ें जो है वसूल की जाती थी, जैसे जो भी राजस्व वसूल किया जाता था, तो बाद में क्या होता है कि मध्यस्थता भी थे, है ना, मध्यस्थता भी थी। बहुत सारे लोग टैक्स वसूलते थे, यहाँ से वहाँ तक जाते जाते क्या हो जाती थी सारी चीज़ें, तो किसानों के पास बचता कुछ नहीं था। तो वहाँ पे क्या किया गया, तो काश्तकार को क्या देना पड़ता था, वो देना पड़ता था क्या, बहुत बड़ा भाग देना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर वह इन पूरी तरह से इस पर क्या था, आश्रित था। भूधारक की उसे कोई गारंटी नहीं दी जाती थी, लगान की दरों में भी निश्चितता नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जोतने वाले को भूमि के नारे की वास्तविकता में बदलने के लिए भूमि सुधार किए गए और सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये कानून बनाया गया। तो यहाँ पर ये था कि जब भी कोई किसान, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं रहती थी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि ज़मींदार ही किसी ज़मीन का मालिक होगा, वहीं से वो टैक्स वसूलेगा। जब आप किसान को फिक्स कर देंगे कि भाई चलो ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम इस पर कृषि करो, अपना उपज बढ़ाओ और टैक्स दो। यदि नहीं उपज कर पाया, नहीं टैक्स भर पाया, तो जमींदार इस जमीन को दूसरे को दे देता था। अब जैसे ही वो दूसरे को दे देगा तो वो किसान तो बेचारा खाए बिना मर जाएगा। अब किसान जब खाए बिना मर जाएगा तो दूसरे को दे दिया। यहां पर यही कहा गया है कि जो किस पे थे, वो दूसरी पे आश्रित थे। जो भी मध्यस्थता थी उनको समाप्त करना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसी तरह से क्या हुआ, उसको एक नारा दिया गया, जोतने वाले की भूमि, और वास्तविकता में उसी को बदलने के लिए, मतलब जो भी जुताई करना, जोतने वाले की भूमि का मतलब जो भी जुताई कर रहा है, बुआई कर रहा है, उसी की भूमि होनी चाहिए। यदि कोई भी किसान कृषि कर रहा है जिस क्षेत्र पर, वो उसकी भूमि होनी चाहिए, ना कि जमींदार की और ना कि कंपनी की। तो पहली सुधार यही थी और इसी को वास्तव में यही भूमि सुधार कहलाता है। और ये व्यवस्था है जो सबसे पहले लागू की गई, वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई, याद रखिएगा। अब भूमि सुधार से संबंधित जो कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। ये आप विशेषताएं कह लें या उद्देश्य कह लें, दोनों चीजें एक ही हैं। जो उद्देश्य होंगी वही विशेषताएं होंगी। पहला कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना और इसे तर्क संगत और आधुनिक बनाना, जैसे जोत का आकार। अब देखिए ध्यान से, इन सब शब्दों को ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि अभी हमने पिछला एग्जांपल दिया, एक किसी का जमीन यहाँ पर, किसी की जमीन यहाँ पर, 3 जगह पर उसका जमीन है, 3 जगह सिंचाई करेगा, बुआई करेगा। तो यहाँ पर जोत का आकार जो है वो छोटा छोटा हो जाता था, 3 जगह पर हो जाता था। किसान को तो परेशानी होगी 3 जगह कृषि करना, तो क्या किया जाए, एक चकबंदी कर दिया जाए और इन तीनों जमीनों को लाकर कहीं एक साथ में मिला दिया जाए। अब बताइए, अब उसके लिए ज़्यादा आसानी होगा ना, सिंचाई में भी 3 जगह पैसा उसका बचेगा, जुताई में भी, बुआई में भी, और उसके बाद उसका मेहनत भी कम लगेगा और उपज भी ज़्यादा होगा एक जगह करने से। तो जो जोत का आकार था वो कहीं कहीं था, दूर दूर था, तो उसको क्या करना था, इसको भी दूर करना, मतलब या एक तरह से इसको चकबंदी करके इसको एक कर देना। भूमि स्वामित्व का मतलब यही, जैसा कि हमने बताया आपको, फिक्स था ही नहीं कि कब जमींदार उसको उस जमीन से निकाल दे। टैक्स नहीं दे पाया, राजस्व नहीं वसूल पाया जमींदार, उसको जमीन से निकाल दिया गया, कंपनी ही निकाल दे। तो ये भी फिक्स नहीं था। भूमि उत्तराधिकार, ये वही चीज हो गई। काश्तकार की सुरक्षा, जो भी काश्तकार का मतलब वो होता है, काश्तकार का मतलब जो कृषक वर्ग है, जो जिस जमीन पर कृषि करता है उसे काश्तकार उसका कहते हैं। आधुनिक संस्थागत सहायता और आधुनिकीकरण, ये तो आधुनिकीकरण से संबंधित हो गई, है ना। जैसे कि हल चला रहे हैं आप, तो आप क्या करें, ट्रैक्टर से जुताई करने लगे, तो ये आधुनिकीकरण की ओर थोड़ा सा बढ़े। तो ये क्या होता, जो भी विसंगतियां थी इन सभी चीज़ों को दूर करना, ये भूमि सुधार का उद्देश्य था पहला। दूसरी चीज़ क्या, कि आर्थिक असमानता को समाप्त करना, जिससे सामाजिक समानता को प्राप्त कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। असमानता, आर्थिक असमानता, ये किसी के पास इतना जमीन तो किसी के पास इतना जमीन। अब ये कहाँ का इंसाफ है, आपके पास चलिए ये इतना जमीन है, किसी के पास इतना जमीन है। अब आप बताइए, इससे भी 1/11 मान लीजिए 10% टैक्स वसूल रहे हैं, इससे भी 10% टैक्स वसूल रहे हैं। तो ये इतना ही
कृषि कर रहा है और उसी पर 10% आपको देगा, ये इतने पे कर रहा है 10% देगा, लेकिन ये तो सही, लेकिन ये इतने पर कृषि कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? इतना जमीन लेके वो करेगा क्या? तो इसी को क्या किया जाता था कि सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए भाई, जितने भी किसान हैं सब लोगों के पास जमीन हो, सब लोग अपना अपना कृषि करेंगे, सब लोग अपना अपना क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो कहीं पर भी आर्थिक असमानता का मतलब यहीं पर है। उसके बाद यह है कृषि उत्पादन में वृद्धि कर आत्मविश्वास बढ़ाना, आधुनिकीकरण कर दीजिए और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। जमीन को उपजाऊ बनाना, कहीं बलुई मिट्टी है तो कहीं ऊसर भूमि है तो उस भूमि को भी उपजाऊ बनाया जाए, है ना। गरीबी उन्मूलन एवं लोगों की सामान्य मान्यताएं प्रदान करना, तो ये सभी जो थी ये भूमि सुधार के उद्देश्य थे। तो ये तो हो गए आपके भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार। तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन इसके बाद आपको क्या है, अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसका आंसर मैं बताऊंगा, बाकी व्याख्या यदि आपको देखना होगा तो आप क्लास फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आंसर उसी में से आपको मिलेगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, लेकिन अब आपका ये क्योंकि रिवीजन है, आपका रिवीजन करा देते हैं कैसे प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि भू राजस्व इकट्ठा करने की पंचसाला पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंचसाला पद्धति याद होगा, इजारेदारी व्यवस्था में ही था पंचसाला व्यवस्था और सालाना व्यवस्था। तो इजारेदारी व्यवस्था यदि आपको याद हो कि किसने लगाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में ही इजारेदारी व्यवस्था को लगाया था और 5 सालों के लिए क्या किया गया, पंचसाला व्यवस्था, उसके बाद वार्षिक, याद है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। दूसरा कह रहा है पंचसाला बंदोबस्त के स्थान पर भू राजस्व की सालाना बंदोबस्त की नीति कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई, जब पंचसाला व्यवस्था समाप्त किया गया 1777 में, है ना। 1772 में लागू किया गया था, 1777 में बंद कर दिया गया, तो 1777 के बाद से ही सालाना व्यवस्था लागू किया गया। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूर्यास्त नियम का संबंध किस भूमि व्यवस्था से था? तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न फंसाया है, यहाँ पर कहीं पर भी स्थायी बंदोबस्त नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इस्तमरारी व्यवस्था, और इस इस्तमरारी व्यवस्था को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका आंसर इस्तमरारी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी कृषि भू प्रबंधन की सलाह दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे होंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दरों की समीक्षा के लिए कितने वर्षों की समय निर्धारित की गई थी? तो ये कितने वर्षों के लिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 30 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी, 30 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई, कब की शुरू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? तो ये की गई 1792 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी? ये आपको बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहाँ पर लागू नहीं थी? बम्बई में लागू नहीं थी, बम्बई में नहीं लागू थी। और बम्बई में कौन सा व्यवस्था लागू थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखिए, इस तमरारी बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इनमें से आपको देखना है चारों में से कि कौन सा सही है। पहला देखते हैं, इस तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, इसे बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें लगान की दर हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें सरकारी अधिकारियों को कर वसूली में लगाया गया, बिल्कुल गलत, जमींदार को ही लगाया गया था। तो इस तरह से 1, 2 और 3 सही हो गया, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। चलिए समझ में तो आ रहा होगा प्रश्न, है ना। यदि आपने लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो सारे प्रश्न समझ में आ जा रहे होंगे। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई प्रेसिडेंसी में कब लागू किया गया? क्या होगा? 1825 हो जाएगा इसका आंसर सी। इसके बाद है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य होगा ये आपको बताना है। पहला है कि इसके जनक मुनरो व कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके कैप्टन कौन थे? कौन सा कथन असत्य है? चारों में से एक गलत होगा, या 2 गलत होंगे, या चारों गलत होंगे, ये ध्यान से देखना है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें सरकार व किसानों के बीच सीधा संपर्क था, ये भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद ये है कि इस व्यवस्था में किसान जमींदारों को शोषण के शिकार हुए, जब था ही नहीं कोई बीच में तो कहाँ से होगा। 1820 में से पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया, तो महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है वो सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने दिया, ठीक है। उसके बाद है उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, चलिए बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मार्टिन बर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार डायरेक्टर किसान से भू राजस्व वसूलती थी, तो कौन था, वो था रैयतवाड़ी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाने का विरोध किया था, तो वो किसने किया था, जानशोर, है ना। जानशोर ने ही विरोध किया था, क्योंकि जानशोर का कहना था कि कंपनी ही इसका मालिक हो किसी भी जमीन का, ठीक है। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदार को भू राजस्व कितना प्रतिशत कितना प्राप्त होता था, तो ये कितना प्राप्त होगा भाई, 1/11 जमींदार को और 10/11 जो है ये कंपनी को या ब्रिटिश को। क्लियर है। चलिए, जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि आपको अभी एक क्लास कंप्लीट ग्राम समाज का मिलेगा, उसके बाद आपको 150 प्रश्न जो है आपको अभी लाइव करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको लगभग 1000 प्रश्न उत्तर प्रदेश से और 1000 प्रश्न ग्राम समाज से कंबाइंड करके दोनों को 2000 प्रश्नों के क्विक रिवीजन के तहत श्रृंखला चलाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये क्लास पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार रहें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।